अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट कल जो वीडियो रह गई थी वो आज मैं इंशाल्लाह ताला कवर करवाऊंगा। तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है ताकि आपको इसके मुकम्मल कंसेप्ट पता चल जाएं। तो चले जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको रिस्पायरेशन का मतलब पता चलना चाहिए। तो स्टूडेंट बेसिकली जो रिस्पायरेशन है इसका मतलब है सांस लेने वाला अमल। ठीक है, जैसे इंसान और दूसरे जानदार जो हैं वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। लेकिन इधर जो हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे वो सांस लेने वाले अमल वाली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसकी भी कंफ्यूजन जो होनी थी बाद में, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये रिस्पायरेशन सांस लेने वाला जो अमल है इसको भी आपको बता दिया है। स्टूडेंट जो सांस लेने वाला अमल जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं उसका दूसरा नाम है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि एक जिंदा जानदार ही सांस लेता है, ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। अब देखें, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, एक मतलब के इंसानी शक्ल बनाई है, मुकम्मल बॉडी बनाई है, जिसमें मैंने आपको एरो के जरिए शो करवा दिया है कि ऑक्सीजन ये एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन और सिंपली रिस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन आज जिसकी हम बात करेंगे वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है स्टूडेंट, जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ना, वो सेल में जो रिस्पायरेशन का अमल होता है उसको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेल भी सांस लेते हैं, बल्कि सेलुलर रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, ये तीन चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी पैदा होने के प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। देखें स्टूडेंट, ये सारा प्रोसेस समझने से पहले आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि फोटोसिंथेसिस वाला अमल आपने पढ़ा, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि इसमें जो कंफ्यूजन होगी आपको वो ना हो। स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस वाला अमल था उसमें क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते थे, सूरज की रोशनी जो थी वो एनर्जी के तौर पर काम करती थी। ठीक है, तो क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। ठीक है, GLUCOSE, ग्लूकोज। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते थे सूरज की रोशनी की मदद से तो ग्लूकोज पैदा होता था। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ग्लूकोज बनता है, ये फोटोसिंथेसिस के अमल में होता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मिलाप है उससे ग्लूकोज बना, इसमें सूरज की रोशनी भी इन्वॉल्व हुई। तो जब सूरज की रोशनी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना और इसमें ये एनर्जी जो है ये यूज हुई, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ना उसमें क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ना ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब कि ब्रेक होगा और क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और देखें स्टूडेंट, जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करेगा तो साथ में एनर्जी भी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, इसी एटीपी एनर्जी की बात हम कर रहे हैं जो कि इंसान यूज करते हैं मुख्तलिफ कामों को करने में। अब मैं बोल रहा हूं तो जाहिर बात है मेरी एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, अगर मैं दौड़ता हूं तो दौड़ने में मेरी एटीपी एनर्जी यूज होगी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, ये जो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, एटीपी एनर्जी रिलीज हुई, ये सेलुलर प्रोसेस में आता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में आता है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। पीछे आपने इस बात को गौर से सुना, अब आगे आए। देखें स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है। ठीक हो गया, जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
मिलके पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, ग्लूकोज C6 मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और जो पायरोवेट है ये C3 मतलब 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन भी यूज होगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन की। तो स्टूडेंट इसमें भी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ना हो फिर भी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होने के बाद पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। स्टूडेंट एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आपको डिफरेंस बताया, तो जाहिर बात है इसमें एक सिमिलैरिटी आपने देखी होगी, लेकिन मुझे पता है कि वो आपके जहन में अभी नहीं आई, मैं बताऊंगा फिर आएगी। देखें स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है लेकिन एनारोबिक में नहीं होती। ठीक है, ये तो इनका डिफरेंस हो गया। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज सबसे पहले पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और एनारोबिक में भी ग्लूकोज पहले पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये इसमें सिमिलैरिटी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एमसीक्यूज के तौर पर कि एरोबिक और एनारोबिक में मेन सिमिलैरिटी क्या है, तो आपने बताना है कि ग्लूकोज सबसे पहले पायरोवेट में 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, दोनों में। ठीक हो गया। एक बार जो पीछे मैं आपको बताना भूल गया, अब मैं बताता हूं। इधर देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने के बाद ग्लूकोज बनता है एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया कि यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स हुए। पहला जो प्रोसेस था वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, दूसरा रिस्पायरेशन का। इसका मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसलिए एमकैट के लिए और वैसे भी आपकी क्लासेस में ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं। इसलिए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं रिस्पायरेशन को या सेलुलर रिस्पायरेशन को। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ना, ठीक हो गया। अब एक और बात कि जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है फिर तो लंबे प्रोसेस में चले जाएंगे। मतलब लंबा प्रोसेस वो कौन सा है, उसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, जो पायरोवेट बना है ये भी मजीद आगे ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इंशाल्लाह ताला पूरे जो स्टेप है ना, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में वो मुकम्मल प्रोसेस होगा बाद में। लेकिन अगर एनएरोबिक की बात की जाए जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो पायरोवेट है ना, ये इसके बाद 2 चांसेस हैं। ठीक है, अगर तो पायरोवेट से इथानोल बन जाए, इथानोल अल्कोहल की ही एक फॉर्म है, मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, ये वाले, ये इथानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सारे प्रोसेस फर्मेंटेशन में आएंगे। अब देखें स्टूडेंट, एक और बात जो आपके कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि फर्मेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो आपने कहना है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, फर्मेंटेशन मजीद 2 स्टेप में चली जाती है। ठीक है, 2 टाइप्स हैं, एक में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन में जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा तो पायरोवेट नेक्स्ट जाकर, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, मैं सीधा सीधा इसे दोबारा लिखता हूं, C6H12O6। जब ये ब्रेक डाउन हो के पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके बाद अगर पायरोवेट की अब किस्मत है कि अगर तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाएगा तो यहां इथानोल बन जाएगा। इसका क्या फार्मूला है, CH3CH2OH। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, ये जो पायरोवेट है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। वो ग्लाइकोलाइसिस में है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो उसके बाद पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट,
अब बात आ जाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। अब इधर तो हो गया ना कि C6H12O6 पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इथानॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी बात ही आ गई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, कि इसमें क्या होगा कि यही जो पायरोवेट है ना, ये क्या करेगा, ये पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? लैक्टेट में, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, जब ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कहां होगा? तो स्टूडेंट आपको पता है, कभी कभी हो सकता है आपने भी कभी कभी एक्सरसाइज करें, क्योंकि अक्सर आजकल के जो स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं वो सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करते और भाग दौड़ में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। जिस वजह से अगर कभी कभार वो दौड़ लगाएं या भाग दौड़ में हिस्सा लें तो क्या होता है, उनको खलियां पड़ जाती हैं। वो खलियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि वहां लैक्टेट या लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है, ठीक है। जब लैक्टेट पैदा हो जाए तो वहां जलन सी महसूस होती है, थकावट सी, दर्द सी महसूस होती है, वो इसी लैक्टेट की वजह से होती है, ठीक हो गया। इस वजह से कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो तब होती है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करें, दौड़ें, या मतलब कोई ऐसा काम करें जिसमें आपके बाइसेप, ट्राइसेप या मसल्स जो हैं वो वर्किंग करें, ठीक है, फिर आपको खलियां पड़ जाती हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ठोक लीजिए। तो स्टूडेंट अब मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।